हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस। जो यूजीसी नेट पेपर 1 है उसकी एक यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका एक टॉपिक है ये हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? जो डेफिनेशन है हाइपोथेसिस की वो है अप्रत्यक्ष तत्वों के बारे में शिक्षित अनुमान को हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहा जाता है। मतलब क्या है इसका? अप्रत्यक्ष तत्व जो मतलब ऐसे तत्व जिनके बारे में हम सीधे तौर पे नहीं जानते, उनके बारे में अनुमान लगाना ही हाइपोथेसिस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च से पहले हम जो माइंड में एक परिकल्पना हाइपोथेसिस तैयार करते हैं कि अगर हम इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो इसका परिणाम ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अर्बनाइजेशन के बढ़ने से जो क्राइम रेट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये हमने माइंड में एक हाइपोथेसिस तैयार कर ली। फिर हम रिसर्च करेंगे और रिसर्च के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उससे हम पता करेंगे क्या सच में ही अर्बनाइजेशन से जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हो रहा है तो जो हमारी हाइपोथेसिस जो हमने फॉर्मुलेट की थी माइंड में, वो हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है। और अगर हमारा रिजल्ट जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी उसके विपरीत आता है, अपोजिट आता है, तो हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। यह एक सिंपल सा इसका ब्रीफ में बताया है मैंने हाइपोथेसिस क्या है। जो हाइपोथेसिस है उसको भी कई नामों से जाना जाता है। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो उपकल्पना है, अभिकल्पना है और परिकल्पना है, आखिर ये क्या है। लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये जो है हाइपोथेसिस के ही अलग अलग नाम दिए गए हैं, उपकल्पना, अभिकल्पना और परिकल्पना। अब नेक्स्ट है, सरल भाषा में कहा जाए तो एक शोधकर्ता जो रिसर्चर है को समस्या के समाधान का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। वह उसकी समस्या के बारे में एक शिक्षित अनुमान लगाना चाहता है जिसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। मतलब जो रिसर्चर होता है, इसमें कहा गया है कि जो रिसर्चर है उसको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या होगा उसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं होता पहले से। जब वो उस रिसर्च को करता है तब उसको आइडिया लगता है कि हाँ इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। वह उसकी समस्या के बारे में एक मतलब वो लगाता है अनुमान, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यह एक अस्थायी कथन है। जो हाइपोथेसिस है वो कभी स्थायी नहीं होती। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि अर्बनाइजेशन बढ़ने से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि हमारा इसमें ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारा रिजल्ट यही निकले कि हाँ सच में ये अर्बनाइजेशन से जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं हो रहा। मान लीजिए ऐसा हमने सोच लिया और फिर हमने रिसर्च की तो हमारा जो परिणाम है वो बिल्कुल अपोजिट आया, तो वो स्थायी नहीं है, इसलिए यह अस्थायी है। इसको हम स्थायी नहीं बोल सकते। यह यहाँ चारों नहीं भाई, चरों आएगा। वेरिएबल्स, वेरिएबल के बीच तार्किक संबंधों को स्थापित करने का प्रयास है। जैसे हमारे पास कोई दो वेरिएबल है, वेरिएबल ए है और बी है, और इनके मध्य जो हम रिलेशन स्थापित करते हैं उसको हाइपोथेसिस के द्वारा ही स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। थर्ड है हमारा, हाइपोथेसिस सरल होनी चाहिए। अगर हाइपोथेसिस सरल होगी तो वो समझने में भी आसान होगी और इसका सामान्यीकरण संभव हो, मतलब जो इसका जनरलाइजेशन है वो भी पॉसिबल होना चाहिए। ये क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट है हमारा, यह शोध अध्ययन में स्पष्टता एवं विशिष्टता लाते हैं तथा उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं अपने माइंड में रिसर्च करने से पहले, तो उससे हमें एक पाथ मिल जाता है जिससे क्या आती है रिसर्च में स्पष्टता और स्पेसिफिक, मतलब विशिष्टता लाने का काम हाइपोथेसिस के द्वारा किया जाता है।
यह प्रतिदर्श अभिकल्प तैयार करने में सहायता करता है। ये प्रतिदर्श अभिकल्प है सैंपल डिज़ाइन, मतलब हाइपोथेसिस से कोई भी सैम्पलिंग का डिज़ाइन करने में हमें सहायता मिलती है। यह अध्ययन को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाते हैं। हाइपोथेसिस के द्वारा हम किसी भी सब्जेक्ट को वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं। इससे प्रिंसिपल डेवलप करने में सहायता मिलती है। प्रिंसिपल्स को डेवलप करने में इसका हाइपोथेसिस का प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्या थे, इसके फंक्शंस थे हाइपोथेसिस के। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। आखिर हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, सेकंड है रिलेशनल हाइपोथेसिस और थर्ड है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। जो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है यह क्या है। जो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है यह विशेषताओं का वर्णन करने के लिए तैयार की जाती है। मतलब जो करैक्टरिस्टिक्स है उनका डिस्क्रिप्टिव रूप तैयार करने के लिए जो है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की वर्तमान दर 10% है। ये क्या है, एक इन्होंने डिस्क्रिप्टिव वो बता दी इसकी बेरोजगारी की। जो मतलब अर्बन एरियाज़ हैं उनमें जो बेरोजगारी की जो वर्तमान दर है वो कितनी है, 10% है। मतलब एक डिस्क्रिप्शन बता दिया, इसको ही हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है हमारी रिलेशनल हाइपोथेसिस। रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या है, ये जो दो वेरिएबल्स है उनके बीच में संबंध को दर्शाती है। जैसे मैंने अभी बताया था, ए का और बी के बीच क्या संबंध है उसको दर्शाने के लिए रिलेशनल हाइपोथेसिस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शहरी क्षेत्र में रहने वाले माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक धन खर्च करते हैं। मतलब इसमें किस चीज़ का रिलेशन दिखाया गया, ए पे है शहरी क्षेत्र रूरल एरिया और दूसरा किस पे दिखाया गया है, शिक्षा। मतलब जो इनका कहने का मतलब है जो रूरल एरिया है वहाँ पर शिक्षा का और बच्चों का शिक्षा का और रूरल एरिया का जो रिलेशन है वो इन्होंने क्या दिखाया, नेगेटिव दिखाया है कि वहाँ पर माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा धन खर्च नहीं करते। और इसमें इन्होंने क्या दिखाया है कि उसमें तो फिर क्या हो गया, उनमें कोई रिलेशन नहीं है। और इसमें इन्होंने दिखा दिया कि जो अर्बन एरियाज़ है उनमें रहने वाले माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक धन खर्च करते हैं। तो जो रूरल अर्बन और एजुकेशन के बीच इन्होंने पॉजिटिव रिलेशन दिखाया है। तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में जब हम रिलेशन को दर्शाते हैं तो उसमें हम रिलेशनल हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। इसमें दो वेरिएबल्स के बीच क्यूज एंड इफेक्ट के रिलेशन की व्याख्या की जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जब वेतन में वृद्धि होती है तो खाद्य वस्तुओं पर व्यय में भी वृद्धि होती है। जैसे अगर हमारा जो वेतन है वो बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा तो हमारी खाद्य वस्तुओं पर व्यय भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास इनकम के सोर्स ज़्यादा होंगे तो हमारी जो फूड फैसिलिटी है, फूड कंजप्शन फैसिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। जैसे अगर जिसके पास जितना धन होगा वो अपने मतलब उतना ही ऐशो आराम पसंद करेगा। अब यहाँ खाद्य वस्तु दिया गया है लेकिन हम और एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे हमारे पास जितना पैसा होगा हम अपने ऊपर उतना ही ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही हमारा खर्च भी ज़्यादा होगा। तो वेतन के अनुसार ही हमारे खर्च भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए इसमें क्यूज और इफेक्ट का वर्णन और संबंध बताया जाता है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस में। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, प्रोफेसर आर.ए. फिशर ने। ये इम्पोर्टेंट है। जो ये कॉन्सेप्ट था हाइपोथेसिस का वो प्रोफेसर आर.ए. फिशर ने दिया था। और क्यों दिया था, इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, जो वैज्ञानिक जांच पड़ताल के द्वारा उपकल्पना के परीक्षण के लिए इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। मतलब जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है
उसके द्वारा जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट के लिए इन्होंने इसको डेवलप किया था। जो नल हाइपोथेसिस है इसको हिंदी में शून्य उपकल्पना भी बोला जाता है। जो नल हाइपोथेसिस है वो रिसर्च प्रोसेस का महत्वपूर्ण सोपान है। इस प्रकार की उपकल्पना में हम यह मानकर चलते हैं कि चरों में जिनके संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है उनके मध्य कोई संबंध नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीरो संबंध है। इनका कहने का मतलब है, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया कि जैसे ज़्यादा टी पीने से कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या हमने हाइपोथेसिस बना ली। फिर हम रिसर्च करते हैं क्या सच में ऐसा है। तो अगर जैसे हमने फील्ड में गए, हमने विजिट किया, वहाँ से डाटा कलेक्ट किया, फिर हमने डाटा इंटरप्रेट किया, फिर जो हमने रिज़ल्ट निकाला तो हमारा रिज़ल्ट आया कि जो चाय है, चाय पीने से कैंसर के पेशेंट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मतलब चाय पीने से जो कैंसर के पेशेंट है वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो और हमने हाइपोथेसिस क्या बनाई थी कि चाय पीने से जो कैंसर के पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं। तो हमारी हाइपोथेसिस यहाँ क्या हो गई, रिजेक्ट होगी। तो जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी और जो रिजल्ट आया था उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, नल हाइपोथेसिस वहाँ पर लागू होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया गया है नल हाइपोथेसिस का, जैसे कोचिंग से विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार आता है। ये सभी को पता है कि जैसे बच्चे कोचिंग लेते हैं तो उससे जो उनकी परफॉर्मेंस है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और इसमें नल हाइपोथेसिस में क्या कहा गया है, ये देखो, लेकिन जब हम शून्य उपकल्पना को वर्णित करते हैं तो यह मानेंगे कि कोचिंग से पहले और कोचिंग के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो उसको हम बोलेंगे शून्य परिवर्तन। इसमें क्या कहा गया है कि जो ट्रू है वो तो ये है कि कोचिंग से विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार आता है, सभी को पता है। लेकिन जो नल हाइपोथेसिस है वो बोलेगी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कोचिंग से पहले और कोचिंग के बाद जो विद्यार्थी है वो उसका प्रदर्शन वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता। तो वहाँ क्या होगा, वो नल हाइपोथेसिस होगी। क्योंकि ये सभी को पता है, क्योंकि हम रिसर्च करेंगे, जैसे हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हम वो ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो उन पे रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोचिंग से विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार आया है, हमारा रिजल्ट तो ये निकला है। लेकिन जो नल हाइपोथेसिस है, हमने जो परिकल्पना यह बना ली थी कि कोचिंग से पहले और कोचिंग के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो उस समय वहाँ पर क्या होगी, नल हाइपोथेसिस लागू हो जाएगी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसा नहीं है, बल्कि कोचिंग से विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार आता है, सच तो ये है। और जो इन्होंने ये बोला था कि परिवर्तन नहीं आता, ये हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। और नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है यह कब लागू होगी, जब नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो लागू हो जाएगी। जैसे वहीं अगर हम एग्जाम्पल ले कि अर्बनाइजेशन वाला ही, कि अर्बनाइजेशन से क्राइम रेट इंक्रीज़ हो रहा है, हमने यह हाइपोथेसिस बनाई थी, तो अब वो क्या हुई, वो हमारी रिजेक्ट हो गई कि अगर हमारा रिजल्ट निकला कि ऐसा कोई फैक्टर नहीं है भाई जो इससे प्रभावित हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ रहा हो, अर्बनाइजेशन से जो क्राइम रेट है वो बढ़ रहा हो। लेकिन वो नल हाइपोथेसिस क्या होगी, हमारी रिजेक्ट होगी। जब हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ही और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो लागू हो जाती है। और ये नहीं कि जो हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की है वो सही हो, वो गलत भी हो सकती है, वो स्वीकार भी हो सकती है और वो अस्वीकार भी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।